जैसे बड़े बहुत सारे सर किसी विषय के बारे में किसी विषय की पूरी जानकारी देना। नहीं, वो तो किसी विषय की पूरी जानकारी देना नहीं होता। चलिए अच्छा और बताइए। सर व्याख्या व्याख्या नहीं। सर किसी के बारे में लिखिए। चलो लिखो। नोट करो उसको। इसी परिभाषा को नोट कर लो, आपको जीवन भर काम देगा। नोट करिए इसको। तो नोट करिए इस परिभाषा को, आपको पूरे जीवन काम देगा बेटा। लिखिए तो इसको। पहली चीज क्या लिखा जरा पढ़िए तो। केवल लिखने से थोड़ी काम चलेगा, पढ़िए तो जरा इसको। निबंध लेखन निबंध होती है जो किसी भी विषय पर स्वच्छंद रूप से लिखी जाती है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो किसी भी विषय पर स्वच्छंद रूप से लिखना, दूसरा लेखक। समझ गए? जब कोई लेखक किसी भी विषय पर अपने मन से बिना किसी बाधा के या बिना किसी दबाव के अपने विचार व्यक्त करे, उसी को निबंध कहते हैं। ठीक? कह सकते हैं कि निबंध लेखक के मुक्त मन की मौज होती है। एक नोट भी लिख लीजिए अगर लिखना है तो। स्तर पे वाही है कि नोट को लिख ही सकते हो। हाँ लिखिए तो। लिखिए निबंध लेखक की मुक्त मन की मौज होती है। इसको बस नोट के लिए लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। बाकी है ऊपर वाली चीज, उसी का शार्ट रूप है ये। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? करिए। चलिए कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, निबंध क्या है? हिंदी साहित्य की एक विधा है। बोलिए। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में से एक विधा है। एक विधा है। विधा माने होता है प्रकार। जैसे आप नाटक, उपन्यास, कहानी जानते हो ना, उस तरह से निबंध होता है। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी थी, लाख की चूड़ियां, याद है आपको? यस सर। बोलिए। तो वो कहानी थी, लाख की चूड़ियां कहानी थी, और उसी कहानी की तरह लेखक किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करे, उसी को निबंध कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो लिख लीजिए कि हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं में से एक विधा है निबंध। हिंदी साहित्य की एक विधा है। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। ठीक। के गद्य विधाओं,
हाँ क्या हो गया? डन हो गया। अच्छा देखिए एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए। हाँ कर रहे हैं, चलो हो गया। नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। एक चीज और लिख लीजिए, निबंध लेखन के लिए भाषा पर पकड़ होना आवश्यक है। हो गया बच्चा? नोट कर लीजिए इसको। भाषा पर पकड़ का मतलब समझते हैं? इस शब्द का मतलब होता है भाषा की अच्छी जानकारी होना। आप किसी विषय पर निबंध लिख रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी भाषा में निबंध लिख रहे हैं, बेटा बात नहीं ओए, बात करोगे? कौन है जी? क्या पूछ रहे हो बताओ? क्या? भाषा के बाद भाषा पर पकड़ होना आवश्यक है। ठीक, यहां तक का हो गया? किसी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा चलिए आगे देखिए। ये तो हमने एक निबंध के सामान्य बात, जो निबंध में सामान्य बातें होती है उसको मैंने बता दिया। अब निबंध की विशेषताएं क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। ये तो मैंने बताया आपको निबंध क्या होता है, निबंध क्या है, निबंध हिंदी साहित्य की एक विधा है। निबंध लिखने के लिए किन किन बातों की आपको आवश्यकता होनी चाहिए। इन सब के बाद हम अब बात करेंगे निबंध की विशेषताएं होती क्या है, निबंध कैसे आप अच्छा निबंध मानोगे। अगर कोई निबंध लिखा हुआ है तो किस विशेषताओं के आधार पे आप उसको एक अच्छा निबंध कह सकते हैं। चलिए लिखिए निबंध की विशेषताएं, या आदर्श निबंध या अच्छे निबंध की विशेषताएं। ठीक, नोट करिए, पहले लिखिए। सबसे पहला क्या होगा इसमें? निबंध का आकार छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा निबंध भी उचित नहीं होता है। अगर सामान्य विषय है उससे बहुत बड़ा निबंध लिखे तो भी उचित नहीं होता है। तो लिखिए निबंध का आकार छोटा होना चाहिए, या निबंध का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नोट करिए जो मैं लिखा रहा हूं। नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग?
क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ से ना, निबंध की दो विशेषताएं लिखी। देखिए प्रश्न है कि अरे सॉरी विशेषता है कि निबंध के अनुच्छेदों में तारतम्यता होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो निबंध में कई पैराग्राफ है, ठीक है, अगर निबंध में कई पैराग्राफ है तो निबंध में उन पैराग्राफों का एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। अगर कोई पैराग्राफ दिया गया है तो वो पैराग्राफ अगर आए हैं तो उसके ऊपर वाले से नीचे वाला पैराग्राफ जुड़ना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, तब जाके निबंध की सुंदरता बढ़ेगी। समझ गए? ठीक। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि निबंध व्यक्ति के मुक्त मन की मौज होती है, मैंने बताई थी ना? बोलिए। यस सर। मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने आपको बताया कि निबंध व्यक्ति के मुक्त मन की मौज होती है। हाँ देखो उसका मतलब होता है कि जो एक मिनट रुक जाओ, लेखक का व्यक्तित्व निबंध पर झलकता है, निबंध में झलकता है, व्यक्तित्व निबंध में झलकता है। ठीक बेटा बात नहीं, अरे बहुत आसान टॉपिक पढ़ा रहे, क्यों परेशान हो? इतना आसान टॉपिक पढ़ा रहे क्यों परेशान हो? समझ गए? यस सर। उसके बाद लिखिए निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूं? बोलिए। जैसे अगर दे दिया कि निबंध 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखिए, तो शब्द सीमा का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि आप लिखते चले जा रहे हैं और वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ये शब्द सीमा का मतलब यही हुआ कि जो जितना दिया गया है उतने में आप अपने निबंध को अच्छी बातों को रखते हुए समेट लीजिए। ठीक। लास्ट में उपसंहार लिखिए। उपसंहार माने निष्कर्ष, उपसंहार भी लिखना चाहिए। ठीक। अगला लिख लीजिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। निबंध लिखते समय तो ये हर जगह हर व्याकरण में काम देते, व्याकरणिक चिन्ह है ना, हर जगह काम देते हैं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सब नोट करिए। ठीक। बोलिए। हाँ इसके बाद एक और हमने ये हो गया था पहले। नो सर। लिख लीजिए, फिर हम आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद लिखाएंगे। हो गया। अब देखिए मान लीजिए अगर आप कोई निबंध लिखना, जैसे मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी निबंध को लिखना शुरू कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो यार एकदम सोए हो क्या सब? देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, सब लोग अपने कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे और ऐसे खींच लो, ऐसे एकदम खींच लो तो ज्यादा मेरी बात जाएगी तुम लोगों कान में। समझ रहे हो ना? ऐसे जब कान करेंगे तो ज्यादा मेरी आवाज जो है तुम लोग सीधे कान में जाएगी। ये जो कान का ये जो देख रहे हो, ये जो हिस्सा होता है ना,
ये देख रहे हो ना, ये किस लिए होता है? ये सुनने के लिए होता है, समझ रहे हो? प्रभाकरण, प्रभाकरण, ये कान का ये वाला हिस्सा किस लिए होता है बेटा? सुनने के लिए होता है ना, ताकि आवाज जाए आपके कान के पास, इससे से टकरा के आपके कान के छिद्र में चला जाए, होल में चला जाए, इसीलिए तो दिया गया है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आपने ये काट दिए तो क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा नहीं लिख पाया तो बताना, चलिए वीडियो में देख लेना, वीडियो तो जाएगी ही, वीडियो में देख लेना, ठीक। चलिए अब आप लोग अपने कान को एकदम ओपन कर दीजिए, खरगोश की तरह अपने कान को रखिए एकदम चौकन्ना, ठीक है। अब आप जब मान लीजिए लिखे, रिसु कागज से बैठो, हाँ। अब देखिए मान लीजिए अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं, वैसे मान लीजिए आप दीपावली पे या आमतौर पे हम लोग किस पे लिखते हैं? मेरा प्रिय मित्र। मान लो आपके निबंध का विषय यही है, मेरा प्रिय मित्र, ठीक। तो निबंध का विभाजन आप कैसे करेंगे? निबंध को बांटेंगे कैसे? तो पहले लिखिए निबंध का विभाजन। निबंध का विभाजन, इसको नोट करिए तो आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछली भी क्लास में बताई थी, लेकिन आप लोग इतने बड़े होनहार हैं कि बात को तो सुनते नहीं, अपने मन से काफी लिखना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, तो निबंध किन किन भागों में बटा होता है? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा जानते हैं? भूमिका। सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है। अगर कोई निबंध आप लिख रहे हैं तो उस निबंध की भूमिका लिखी जाएगी। दूसरे नंबर पे कंटेंट, विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, ठीक। और इसी विषय वस्तु को आप पढ़ा भी सकते हैं, तो विषय वस्तु विस्तार भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट कम से कम जो मैं बता रहा हूं, ये आपके निबंध में दिखने चाहिए, ठीक। और तीसरा आपका हो गया क्या? उपसंहार। इसको नोट कर लीजिए। तो निबंध का विभाजन इस तरह से होता है, इसको नोट करिए। तो नोट कर लो, हाँ इसको नोट कर लो बेटा, कर लिए। अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं, इसका विभाजन कैसे होगा? पहले भूमिका होगी, फिर विषय वस्तु जो कंटेंट होगा उसको आप पढ़ा के लिखेंगे, और फिर उपसंहार। उपसंहार में हानि, लाभ, निष्कर्ष जो भी चीजें निकलती होंगी वो आपको देना है। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई निबंध आपको लिखना है तो उसमें संकेत बिंदु दिया जाता है। संकेत बिंदु का मतलब कि उन्हीं पॉइंट पर आपको लिखना है। जैसे कर दे दिया मेरा देश भारत, या मेरा देश मेरा देश भारत अगर दे दिया, समझिए बात को, ठीक बच्चा। अब इस मेरा देश भारत पे आपको संकेत बिंदु भी दे दिया, मतलब किन किन पॉइंट्स पे आपको लिखने हैं। मान लीजिए पहले क्या? प्राकृतिक सौंदर्य, तो भारत के प्राकृतिक रूप का आप वर्णन करेंगे, उसके बाद ही उस पर इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट क्या दे दिया? संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति की विशेषताएं, ठीक। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए ये सब संकेत बिंदु है, मतलब इन्हीं पॉइंट्स पे आपको लिखने हैं। विश्व सभ्यता का प्रतीक, इसके बाद रहेगा आपका 1 2 3, चौथा पे लिख लीजिए उपलब्धियां। अगर मान लीजिए सब पॉइंट्स दिए हैं तो आपको विषय वस्तु के अंदर इन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका पहला भूमिका हो गया,
सुनिए, मान लीजिए अगर आपकी पहले भूमिका हो गई, तो भूमिका को लिखने के बाद जब आप विषय वस्तु डालेंगे, तो विषय वस्तु में आप क्या करेंगे, इन पॉइंट को सब टाइटल बना के, मान लो इसको क बना दिए, इसको ख बना दिए, इसको ग बना दिए, इसको घ, इसके बाद आप अगला लिखेंगे उपसंहार। समझ गए? तब जाके आपका निबंध पूरा होगा। उपसंहार होता क्या है? उपसंहार माने बेटा निष्कर्ष, इसका मतलब था कंक्लूजन या निष्कर्ष। ठीक, सर भूमिका क्या बेटा? सर भूमिका क्या होता है? भूमिका माने किसी वस्तु की रूपरेखा, किसी विषय का रूपरेखा तैयार करना। जैसे मेरा देश भारत में लिखना है, तो पहले आप देश के बारे में लिखेंगे कि इस दुनिया में बहुत से देश हैं, उन देशों में से एक देश है भारत, हम भारत देश में रहते हैं। बस ये भूमिका होती है, किसी भी चीज को लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना, वही भूमिका है। ठीक, अब आ जाइए निबंध के प्रकार। अगला है, क्या हो गया, वीडियो में है सब कुछ, घबराइए मत। निबंध के प्रकार, निबंध कितने प्रकार और निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध बेटा मुख्य रूप से जानते हो 4 प्रकार के होते हैं। लिख लो, पहला वर्णनात्मक निबंध, ठीक, दूसरा विवरणात्मक निबंध, विवरण देना, सूचना देना, दूसरा हो गया विवरणात्मक निबंध। ठीक, तीसरा आपका रहेगा विचारात्मक निबंध, चौथा आपका है भावात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक। अब इसको जरा आउटलाइन समझ लो कि इसमें क्या क्या है। ठीक, पहला है वर्णनात्मक निबंध। मान लो आप किसी जगह पे घूमने गए, ठीक, और वहां आपको चीजें अच्छी लगी और आपने उस पर निबंध लिखा, तो ये वर्णनात्मक निबंध हो गया। समझ गए? ठीक, विवरणात्मक निबंध आप ये चीज का परिचय दे रहे हैं, विवरणात्मक निबंध हो गया। विचारात्मक, आप किसी भी विषय पर अपने विचारों के रूप में निबंध लिख रहे हैं, कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे भूगोल, इतिहास या वर्तमान समस्या, सब विचारात्मक निबंध में जाएगा। भावात्मक निबंध, ऐसे निबंध जो लेखक कहानियों के रूप में लिखता है या उस पर अपने भाव को प्रदर्शित करता है। जहां भाव की तारतम्यता हो वहां भावात्मक निबंध होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? बोलिए। किसी को कौन सा विचारात्मक निबंध? किसी भी विषय का विवरण देना, किसी भी विषय परिचय कराना। ठीक, अब आपकी किताब में 8 या 10 निबंध दिए गए हैं। मेरा भारत महान, राष्ट्रीय एकता, गणतंत्र दिवस, 26 जो भी है, आप उन सब निबंधों को इसी प्रारूप में लिखेंगे। किस प्रारूप में लिखेंगे? भूमिका, नंबर 1 पे भूमिका, नंबर 2 पे क्या है? विषय वस्तु। बोलिए, विषय वस्तु विस्तार है कि नहीं? बोलिए। और नंबर 3 पे क्या रहेगा? उपसंहार। हाँ, इन सबको किसी भी विषय पे रखना। लो गणतंत्र दिवस पे लिखना है आपको। गणतंत्र दिवस में कौन सा दिन होता है जल्दी बताओ? 26 जनवरी होती है। अब भूमिका लिखिए, क्यों मनाया जाता है या 26 जनवरी का हमारे जीवन में क्या बात है?
फिर विषय वस्तु में लिखिए कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या रहा है, उपसंहार क्या है, इससे इसमें क्या होता है। ठीक, समझ गए? यस। आपकी किताब में कुल मिला के मेरे हिसाब से 10 और 11 12 बहुत ज़्यादा निबंध दिए भाई, लगभग 16 निबंध दिए गए हैं। ठीक, लगभग 16 निबंध दिए गए हैं और आप इन 16 निबंधों को बढ़िया से लिखने का अभ्यास करिए। आपकी किताब के पीछे कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए गए हैं कि निम्न विषयों से मेरा प्रिय खेल पे अगर आपको निबंध लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको समझ करके आप लिखने का प्रयास करिए। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, तो इस विषय पर आप निबंध कैसे लिखेंगे, इसको आपको लिखना है। और किसी कोई दिक्कत? नो